बोले भारत माता की। हमारी बहन राजेश्वरी जी ने बहुत अच्छे से आपको बताया। बहुत हो सकता है जो तेलुगु या तमिल जो भी भाषा थी, लेकिन वो हमें बहुत कर्णप्रिय लग रही थी। चाहे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मीठी बहुत लग रही थी। तो एक बार राजेश्वरी अम्मा के लिए बहुत जोरदार करतल ध्वनि। हमारी भारत की सारी भाषाएं विज्ञान सम्मत भाषाएं हैं और सभी संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत आदि भाषा है, देव भाषा है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है और पूरी दुनिया का जितना छुपा हुआ ज्ञान विज्ञान है वो संस्कृत भाषा के अंदर ही है। तो आज मुझे आदेश हुआ है सोशल मीडिया के बारे में बातचीत करने का। देखिए, ये जो पूरा युग है ये प्रचार प्रसार का युग है। इस युग में यह कहा जाता है कि जिसका जितना होगा प्रचार उसका उतना होगा विस्तार। जिसका जितना प्रचार होगा उसका उतना विस्तार होगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब योग सिखाना पूज्य स्वामी जी महाराज ने शुरू किया, तो आप में से ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो पूज्य स्वामी जी महाराज को पहली बार टीवी के ऊपर देखा था। टीवी के ऊपर जब 20 मिनट का प्रोग्राम आता था उसको भी देखने वाले हैं, और जब आधे घंटे का आता था, 2.5 घंटे का आता था, उसको भी देखने वाले भाई बहन हैं। यदि ये टीवी नहीं होता तो आप में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शायद उस समय जुड़ नहीं पाते जब आप जुड़े थे। जिनके अंदर बहुत अभिप्सा है वो तो कहीं भी ढूंढ लेते गुरुजी को, हरिद्वार भी आ जाते, लेकिन फिर भी जुड़ने की जो सुविधा टीवी के होने से मिली वो सामान्य तौर पर नहीं मिल पाती। तो ये टीवी क्या है? ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया है। ऐसे ही 20 साल पहले तक केवल टीवी होता था। टीवी से हमें समाचार मिलते थे, टीवी से हमारा मनोरंजन होता था, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन था। अखबार का वन वे कम्युनिकेशन था, रेडियो का वन वे कम्युनिकेशन था। रेडियो आया तो रेडियो, एक बार रेडियो टीवी वाली स्लाइड लगा दो भाई, आगे बढ़ते रहो। रेडियो आया तो रेडियो में केवल हम टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट को सुन सकते थे। टीवी आया तो टीवी में हम सुन सकते थे और देख सकते थे। अखबार 18वीं शताब्दी से छप रहा है, अखबार हम पढ़ सकते हैं, अखबार को पढ़ा जा सकता है, लेकिन अखबार भी वन वे है। अखबार में आपको कुछ छपवाना हो तो संपादक को पत्र लिखना पड़ेगा, और यह संपादक की मर्जी है कि वो उसको छापे या नहीं छापे, या पढ़कर आपके समाचार, आपके पत्र को, आपके विचारों को, आपकी कथा को, कहानी को, आपके समाचार को डस्टबिन में डाल दे। और 90% उनके पास स्थान नहीं होता था, तो वो सारी चीजें डस्टबिन में जाती थी। लेकिन ये सोशल मीडिया में जब से इंटरनेट आया है, जब से डिजिटल युग आया है, तब से एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है कि हम खुद अपने विचारों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। रेडियो जब आया तो रेडियो को जन जन तक पहुंचने के लिए 48 साल लगे। विचारों का क्या प्रभाव होता है? इस दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं वो सब विचारों पर आधारित हुए हैं। वैचारिक भिन्नता के कारण युद्ध हुए हैं। दूसरे पर अपने विचार थोपने के लिए अपनी पूजा पाठ की पद्धति, अपनी मान्यता, अपनी किताब, अपनी आसमानी किताब, अपने धर्म ग्रंथ को, अपनी परंपराओं को सौंपने के लिए इस दुनिया में सारे युद्ध हुए हैं। तो रेडियो की मैं बात करूं तो रेडियो जब आया तो रेडियो को जन जन तक पहुंचने के लिए 48 साल लगे। टीवी को जन जन तक पहुंचने के लिए 14 साल लगे। सोशल मीडिया को लोकप्रिय होने में 4 साल लगे। और सोशल मीडिया में इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट 1995-96 में पहली बार भारत आया। 2000 तक इंटरनेट में हर शहर में 1-2,000-5,000 लोग ऐसे हो गए थे जो कहीं याहू के जब चैट रूम होते थे तो चैटिंग करते थे, या अपनी ईमेल आईडी, उस समय एक डोमेन होता था जो मेल प्रोवाइड करता था। गूगल ने तो 2003-04 के बाद जीमेल शुरू की थी। उससे पहले हॉटमेल या याहू के ऊपर ईमेल आईडी बनाई जाती थी। उस समय कुछ हजार लोग हर शहर में होते थे। तो इंटरनेट को प्रचारित प्रसारित होने में 4 साल लगे।
और जब इंटरनेट के ऊपर केवल मेल से जो विचार जाते थे तो वो फॉर्मल विचार जाते थे। याहू का जब चैट बॉक्स आया, चैट रूम आया, तो लोग एक याहू के चैट रूम को खोलकर देश विदेश में जहां कहीं कोई व्यक्ति ऑनलाइन होता था तो उनसे टेक्स्ट से चैट करते थे। उसमें आवाज नहीं जाती थी, उसमें वीडियो नहीं जाता था, उसमें केवल हम जो लिखते थे वो विचार एक दूसरे से आदान प्रदान होते थे। फिर किसी की ज्यादा घनिष्ठता हो, बात करनी हो, कुछ विचारों का आदान प्रदान करना हो तो टेलीफोन नंबर लेकर, मोबाइल लेकर या लैंडलाइन लेकर बात कर सकते थे, या ईमेल से पिक्चर्स का या दूसरी चीजों का आदान प्रदान कर सकते थे। उसके बाद फेसबुक आया। उस समय यह कहा जाता था कि आने वाले समय में लोग घर में, चौपाल में, आसपास में खुद आपस में बातचीत नहीं करेंगे। एक समय ऐसा डिजिटल युग आएगा, ऐसा एक समय आएगा जब लोग बातचीत करेंगे तो बातचीत आपस में नहीं करके मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करेंगे। मोबाइल के माध्यम से चर्चा करेंगे, चैट करेंगे, मोबाइल के माध्यम से चुटकुले सुनाएंगे, मोबाइल के माध्यम से अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। तो जब 1995-96 में यह कहा जाता था तो हमें बड़ी अटपटी बात लगती थी। 1997-98 में हमारे एक साथ के साथी थे, उन्होंने ई कॉमर्स का कोर्स करना शुरू किया। जब उनसे पूछा कि ये ई कॉमर्स क्या भला है तो उन्होंने कहा कि ये ई कॉमर्स ऐसा है कि हम घर बैठे सामान सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे और हमारे घर के ऊपर सामान आ जाएगा। तो हमें इसके ऊपर यकीन नहीं होता था कि घर बैठे कपड़े कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सामान कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, घर में कैसे आएगा, पैसे कैसे जाएंगे। अच्छा, ये वो समय था जब एटीएम भी कुछ कुछ आने शुरू हुए थे। नेट बैंकिंग नाम की कोई चीज थी नहीं उस समय। तो उस समय ये बहुत अटपटा लगता था, असंभव लगता था। लेकिन आज सारे घरों में ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग होती है या नहीं होती। तो ऐसे ही हमें उस समय लगता था कि सोशल जो हम आपस में बात करते हैं वो इंटरनेट से कैसे करेंगे। लेकिन फेसबुक जब आया तो 9 महीने में ही फेसबुक करोड़ों यूजर्स तक पहुंच गया, क्योंकि फेसबुक ने एक फैसिलिटी दी कि आप अपना अकाउंट बनाओ, आप अपनी पिक्चर डालो, आप अपने विचार डालो, दूसरे व्यक्ति को यह फैसिलिटी दी कि वो उसके ऊपर रिएक्शन दे, उसको लाइक करे, उसको डिसलाइक करे, उसको शेयर करे, उसके ऊपर कमेंट करे, उसके कमेंट के ऊपर आप उसका कोई उत्तर दे सकते हैं। तो फेसबुक ने सबसे पहले ये सोशल मीडिया, प्रथम बार ये कम्युनिटी शुरू की और करोड़ों लोगों तक 9 महीने में ये फेसबुक पहुंच गया। अब इस फेसबुक के लाभ कितने हैं, नुकसान कितने हैं, विषय ये नहीं है। हर चीज के लाभ भी हैं, नुकसान भी है। लेकिन हमें इस सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करना है, हमें इस सोशल मीडिया का प्रयोग, देखिए सोशल मीडिया का प्रयोग जो नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, जो ड्रग माफिया हैं, वो ड्रग्स के लिए करते हैं। जो नशा बेचने वाला है वो नशेड़ी को ढूंढता है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। ऐसे ही हमें अपने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया का हमें कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, सृजनात्मक प्रयोग करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आई। जब वो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आई तो अखबार निकालने शुरू किए। उस समय जब अखबार निकले तो क्रांतिकारियों ने ऐसे अखबार निकाले जिसमें लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक क्रांतिकारी अपने क्रांति के विचार लिखते थे और उन अखबारों को लोगों तक पहुंचाते थे, अंग्रेजी शासन के नुकसान के बारे में बताते थे। और उन अखबारों के लेख पढ़कर हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और वो क्रांति करने के लिए तैयार हो जाती थी। 1857 की क्रांति से पहले भी अखबार निकाले गए। 1857 की क्रांति में भी पत्र लिखकर अलग अलग छावनियों में लोगों को भेजा गया। रोटी भेजी गई कि कुछ रोटी आप खाओ, आप रोटी बनाओ, अगली छावनी में भेज दो। रक्त कमल भेजा गया, लाल रंग का कमल का फूल, कि इसके ऊपर हाथ रखकर आपको भारत माता की सौगंध खानी है और एक निश्चित तिथि पर हम हम क्रांति करेंगे। अब ये भारतीय शिक्षा है ना, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, इसने इतनी गहराई तक मानसिकता के अंदर जड़ें जमाई हुई है कि हमें 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं पढ़ाया जाता। पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाता था? 1857 का गदर। अब गदर और क्रांति 2 शब्द हैं, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। हम गदर कहें तो गदर, हम जब बच्चे बहुत धींगा मुस्ती करते हैं ना,
बदतमीजी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या गदर मचा रखा है। जब गुंडे मवाली शराबी चरसी अफीमची जब कहीं कुछ हुड़दंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गदर मचाया हुआ है। ऐसे ही हमारी क्रांति को गदर कहकर भारत की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता रहा, यह कितनी विडंबना की बात है। तो 1857 का ना तो विद्रोह था, विद्रोह क्या होता है, किसी अच्छी चीज के खिलाफ गलत तरीके से किया गया विरोध, यह शाब्दिक परिभाषा विद्रोह की होती है। विद्रोह कोई सकारात्मक शब्द नहीं है, क्रांति सकारात्मक शब्द है, विद्रोह नकारात्मक शब्द है। तो हमारे क्रांतिकारियों को विद्रोही कहा गया, गदर करने वाला कहा गया। तो 1857 की क्रांति में रक्त कमल और रोटी पहुंचाई गई। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो पत्र लिखे गए, समाचार पत्र निकाले गए। उसके बाद हमारे क्रांतिकारियों ने, चाहे हम विचारों का कितना प्रभाव है, जब महात्मा गांधी से लेकर लाला लाजपत राय से लेकर वीर सावरकर से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर लोकमान्य तिलक से लेकर जितने बड़े हमारी क्रांति के नेता हैं, विपिन चंद्र पाल से लेकर, और हमारे जो क्रांतिकारी हुतात्मा और बलिदानी रहे हैं, शहीद भगत सिंह हो, उन्होंने संसद में जो बम फेंका था वो केवल संसद को जगाने के लिए था, किसी की हत्या करने के लिए नहीं था। उन्होंने जो बम बनाया था वो बम ऐसा था जो सिर्फ धमाका करे, जिससे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए। और उस संसद में जो बम उन्होंने फेंका था उससे किसी को खरोंच भी नहीं आई। लेकिन बम के साथ उन्होंने क्या फेंका था, उन्होंने कुछ पर्चे फेंके थे। क्या सोचकर फेंके थे कि संसद के अंदर मीडिया रहता है, अखबार छपता है, उसके रिपोर्टर संसद के अंदर रहते हैं। हम अखबार वालों को यह कहें कि यह क्रांति का हमारा पर्चा, कि अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, भारत को आजाद क्यों करवाया है, यह आप अपने अखबार में छाप दो तो वो छापने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम फांसी के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन ये हमें अपना क्रांति का पर्चा, आजादी का पर्चा अखबार में छपवाना है। तो उन्होंने संसद को चुना कि संसद में हम धमाका करके कुछ फेंकेंगे तो मीडिया के हाथ लगेंगे, मीडिया वाले अगले दिन उसको छापेंगे। हम अकेले मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे विचार इस देश के 33 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे। मतलब क्या, कि अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। मूल में क्या था कि हमारी क्रांति के विचार, जो हमने समझा है कि विदेशी गुलामी बहुत हानिकारक होती है और हमें गुलामी से मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें अंग्रेजों को इस देश के बाहर निकालना है, हमें क्रांति करनी है, ये वो हर भारतवासी को समझाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने संसद में बम फेंका, और बम में जो पर्चे फेंके वो जहां पर रिपोर्टर बैठे रहते थे उनके पास पर्चे फेंके। रिपोर्टर ने वो पर्चे लिए और अगले दिन सारे देश के समाचार पत्रों में वो पर्चे छपवाए गए। ऐसे उन्होंने बम का दर्शन के नाम से बहुत से पत्रक छपवाए, पत्रक लगाते थे। चंद्रशेखर आजाद शहर के बीच में, अंग्रेज पुलिस उनको ढूंढती थी, वो पर्चे छापते थे। समाचार पत्र, महात्मा गांधी ने हरिजन से लेकर यंग इंडिया से लेकर समाचार पत्र छापे, रोज समाचार पत्र लिखते थे और देश के लोगों तक वो पहुंचाया जाता था। लाला लाजपत राय जी ने समाचार पत्र निकाला, लोकमान्य तिलक ने मराठा निकाला, केसरी निकाला, और मराठा और केसरी में वो जो संपादकीय लिखते थे, उस संपादकीय में वो अंग्रेजों की खूब बुराई करते थे, अंग्रेजों के बारे में लिखते थे। उनको अंग्रेजों ने कई बार वार्निंग दी कि तुम ये मराठा और केसरी में लेख लिखना अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें उठाकर जेल में डाल देंगे। अब अगर विचारों के प्रचार प्रसार का महत्व नहीं होता तो लोकमान्य तिलक उनकी बात मान लेते, समाचार पत्रों में विचार लिखना बंद कर देते। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जेल जाना मंजूर है और जरूरत पड़े तो मैं फांसी के ऊपर झूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं क्रांति के विचारों का प्रचार प्रसार नहीं रोकूंगा। और लोकमान्य तिलक को मांडले की जेल में कई साल रहना पड़ा, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ा। जितने हमारे लीडर हैं, लाला लाजपत राय से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर विपिन चंद्र पाल से लेकर, सब ने समाचार पत्र निकाले। तो समाचार पत्र निकालने का मूल उद्देश्य क्या था कि हमें अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना है। देखिए, विचार का प्रचार सबसे महत्वपूर्ण है। भारत को जब बाहर के आक्रमण से विदेशी आक्रमणकारी तोड़ नहीं पाए, तो भारत को तोड़ने के लिए अभी षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है, अपने देश में अलग अलग लोगों के मन में द्वेष का विचार डाला जा रहा है। जो हमारे
आदिवासी, वनवासी, हरिजन, दलित भाई हैं, उनके मन में एक विचार डाला जा रहा है कि भगवान राम तो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे तो रावण है, देवी दुर्गा की पूजा तुम मत करो। तो ये विचार का जो जहर है, ये गोली से ज्यादा खतरनाक है। गोली एक व्यक्ति को मारती है, एक बार मारती है, लेकिन जो विचार का जहर है, ये एक से संक्रमित होता होता कोरोना वायरस की तरह फैलता है और केवल एक व्यक्ति को नहीं मारता, एक बार नहीं मारता, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को भी नष्ट कर देता है। तो विदेशी शक्तियां भारत को दूषित विचारों के आधार पर तोड़ने का षड्यंत्र कर रही हैं। भारत को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं यदि आगे बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत छोड़कर बाहर गए तो जर्मनी में जाते ही उन्होंने क्या स्थापित किया था? रेडियो स्टेशन स्थापित किया। उनका एक ही सपना था कि मुझे भारत के लोगों के मन में क्रांति का विचार जगाना है। एक बार भारत के 33 करोड़ लोग जाग गए तो अंग्रेजों को वो मार मार कर बाहर निकाल देंगे। जर्मनी से वो जापान आए, रास बिहारी बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, उस आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और कमान संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? वहां पर भी आजाद हिंद रेडियो स्टेशन स्थापित किया और वहीं से कभी सिंगापुर से, कभी रंगून से, कभी जापान से रेडियो से अपना उद्बोधन देते थे और भारत के लोगों के अंदर वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक क्रांति करने का काम करते थे या नहीं करते थे? अगर नेताजी के समय में टीवी होता, महर्षि दयानंद के समय में टीवी होता, महर्षि दयानंद के समय में सोशल मीडिया होता, भगत सिंह के समय में सोशल मीडिया होता, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित चंद्रशेखर आजाद, इनके समय में यदि सोशल मीडिया होता तो ये सोशल मीडिया का प्रयोग करते या नहीं करते? अगर वो करते तो हमें भी देश को बचाने के लिए और अपने योग के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तैयार हैं? करना चाहिए? अब ये सोशल मीडिया क्या क्या है? सोशल मीडिया में फेसबुक आता है, सोशल मीडिया में यूट्यूब आता है, सोशल मीडिया में ट्विटर आता है, सोशल मीडिया में युवाओं के बीच में इंस्टाग्राम आता है, पिंटरेस्ट आता है, सोशल मीडिया में इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर तो बैन लगा दिया, टिकटॉक के अलावा बहुत से दूसरे टूल हैं, साउंड क्लाउड से लेकर चैटिंग से लेकर जो व्हाट्सएप है वो सोशल मीडिया के अंदर आता है, टेलीग्राम सोशल मीडिया के अंदर आता है। ये सब सोशल मीडिया के अलग अलग टूल है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है, इसका प्रयोग जो देशद्रोही तत्व हैं, वो देशद्रोही तत्व सोशल मीडिया का प्रयोग इस देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। षड्यंत्र पतंजलि के खिलाफ भी होते हैं, क्योंकि पतंजलि इस देश की सबसे बड़ी कट्टर देशभक्त संस्थान है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर भी आक्रमण करते हैं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों का जागरण करके इस देश से भ्रष्टाचार मिटाया है। और ये विदेशी शक्तियों को भी पता है कि भारत को मजबूत करने में कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से संस्थान लगे हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र चलता रहता है। तो हमारे देश के जो दुश्मन हैं, जो विरोधी शक्तियां हैं, वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके देश को तोड़ने का काम करती हैं। हमें सोशल मीडिया का प्रयोग करके देश को बचाने का काम करना है। सोशल मीडिया में षड्यंत्र कैसे कैसे होते हैं आप समझ लीजिए। कई बार जब आप यहां से जाएंगे तो आपको बहुत बार मीडिया में, सोशल मीडिया में अफवाहें दिखाई देंगी, झूठी बातें दिखाई देंगी जिनका कोई आधार नहीं होगा। तो ऐसी चीजों से हमें सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर कुछ आए तो आंख मूंद के उसके ऊपर यकीन नहीं करना। अपनी चीजों का प्रचार करना है, लेकिन दुष्प्रचार का मुंह तोड़ उत्तर देने का काम भी हमें करना है। अब ये देखिए, ट्विटर ने 1,70,000 अकाउंट शटडाउन किए। ये अकाउंट कौन से बने हुए थे? ये चीन ने बनाए हुए थे। और चीन कितना साम्राज्यवादी देश है वो आप सब जानते हैं। चीन के 1,70,000 अकाउंट ट्विटर ने बंद किए 2 साल पहले, क्योंकि ये जो 1,70,000 अकाउंट है, ये चीन का प्रोपोगेंडा फैलाने का काम कर रहे थे। चीन एक ऐसा देश है, चीन के अंदर गूगल नहीं है,
चीन के अंदर फेसबुक नहीं है, चीन के अंदर व्हाट्सएप नहीं है, चीन के अंदर यूट्यूब नहीं है, चीन के अंदर ट्विटर नहीं है, चीन के अंदर ये जो जितनी वेबसाइट हम बाहर देखते हैं वो सारी बिना फिल्टर के वहां पर खुलती नहीं है। मतलब खुद अपने देश में एक भी विदेशी मीडिया को घुसने नहीं देता, लेकिन ट्विटर का प्रयोग लाखों अकाउंट बनाकर भारत को बदनाम करने में, दूसरे देशों को बदनाम करने में लगा हुआ था। तो 1,70,000 ऐसे अकाउंट जो ऑटोमेटिक बोट से बनाए गए थे, जिनका काम केवल चीन को प्रोपोगेट करना था, उसको शट डाउन करने का काम ट्विटर ने किया। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। अब सोशल मीडिया में और बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, वो अधूरा सच होता है। आप देखिए, आपको अगर ये पहले वाली पिक्चर अगर दिखाई जाए तो आप क्या सोचेंगे कि एक मासूम बच्चे के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? और उस पिक्चर की रियलिटी क्या है, उसको यदि पूरे फ्रेम में देखें तो ये उसकी रियलिटी है, और उसको यदि क्लोज फ्रेम में देखते हैं तो ये दिखाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें झूठ को सच, सच को झूठ और आधे सच के साथ आधे झूठ को मिलाया जाता है। डाटा के साथ बहुत हेराफेरी की जाती है। जितनी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं ये सब अपने रिसर्च के डाटा के साथ खूब हेराफेरी करते हैं। किसी फाइजर नाम की कंपनी को अपना कोई वैक्सीन भारत में बेचना हो तो वो सबसे पहले 100 बड़े साइंटिस्ट को लेंगे, 100 बड़े मीडिया हाउस को लेंगे, साइंटिस्ट से 100 झूठे आर्टिकल लिखवाएंगे जिसमें आधी बातें सच होंगी, आधी बातें झूठ होंगी। 100 बड़े मीडिया हाउस से 1 लाख लेख छपवाकर उनको मीडिया हाउस में अलग अलग पब्लिश करवाएंगे, मैगजीन्स में पब्लिश करवाएंगे। और उसके बाद सोशल मीडिया के जो बड़े अकाउंट हैं, जो पेरोल पर मिलते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर के, फेसबुक के, ऐसे लाखों लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट हैं जिनको आप पैसा दो तो वो कुछ भी दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी दुष्प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। ट्विटर के ऊपर जितने ट्रेंड करते हैं वो ट्रेंड नेचुरल नहीं होते, वो ट्रेंड आर्टिफिशियल तरीके से प्रचार प्रसार या दुष्प्रचार का हिस्सा होते हुए किए जाते हैं। तो आपको सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ दिखाया जाए उसको पूरी तरह से सच नहीं मानना है। अभी कोरोना काल की मैं आपको बात बताऊं, भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने ओमान की राजकुमारी के नाम से फर्जी ट्वीट किया कि भारत में तो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है, ये जो 80 लाख लोग भारत के जो अरब देशों में काम करते हैं हम उनको बाहर निकाल देंगे। बाद में जब जानकारी की हमारा विदेश मंत्रालय जब सक्रिय हुआ तो यह पता लगा कि ओमान की राजकुमारी के साथ के नाम से जो ट्विटर हैंडल बनाया गया था वो फर्जी ट्विटर हैंडल था। ओमान की राजकुमारी का अपना कोई ट्विटर का अकाउंट था ही नहीं। और ऐसे जो फर्जी खबरें चाइना या पाकिस्तान या देश को तोड़ने वाली शक्तियां जब फैलाती हैं तो अपने देश के अंदर भी एक बड़ा मीडिया का वर्ग है, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और जिसमें लाखों अकाउंट फेसबुक और ट्विटर के ऊपर हैं जो झूठ को फैलाने में लग जाते हैं, प्रचारित प्रसारित करने में लग जाते हैं। तो यह एक बड़ा झूठ मैंने आपके सामने रखा। अरब में, बांग्लादेश में, इस्लामाबाद में, अरब में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में ऐसे हमारे देश की राह को ऐसे कई लाख अकाउंट मिले जिनकी लोकेशन तो इस्लामाबाद थी, चला उनको आईएसआई रही थी, और उन्होंने अपनी जो लोकेशन डाली हुई थी ट्विटर में, रियल लोकेशन इस्लामाबाद, लोकेशन जो डाली हुई वो अरब की डाली हुई, और काम क्या कर रहे, अरब के बनकर वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे। तो ऐसे बहुत से अकाउंट मिले, और कुवैत ने एक बार इसी प्रकार से भारत को बदनाम करने की कोशिश की तो भारत ने फिर उसके ऊपर कार्रवाई की। इस प्रकार से ये जो फर्जी अकाउंट बार बार मिलते हैं, इनको भारत की जो जासूसी एजेंसियां हैं, राह से लेकर सीबीआई से लेकर हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इसको ठीक करती हैं, और उनके असली अकाउंट से फिर उन्होंने ठीक ट्वीट भी करवाया कि सच क्या है। अब चीन खुद
सोशल मीडिया को, विदेशी सोशल मीडिया को अपने देश में नहीं लाने देता। अपने भारत के अंदर दिक्कत क्या है कि भारत में लोकतंत्र के नाम से हमने भारत को धर्मशाला बना दिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जितने गुंडे, मवाली, चोर, डाकू, आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, वो इन चीजों की आड़ लेकर अपने आप को बचाने का काम करते हैं। और उनका जो सहयोग करने वाला काम कौन करते हैं? जो बुद्धिजीवी वर्ग के, जो छद्म बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो अलग अलग विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, एकेडमिक्स में बैठे हुए हैं, जो वामपंथी लॉबी का हिस्सा है। फिर जो झूठे प्राइज के नाम से अपने आप के ऊपर कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की मोहर लगवा लेते हैं, कहीं नोबल की मोहर लगवा लेते हैं, कभी किसी मैग्सेसे की मोहर लगवा लेते हैं, तो वो मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करते हुए इस देश के अंदर देशभक्ति की जब कोई बात होती है तो उसका विरोध करते हैं, और देशद्रोहियों की कोई बात होती है तो उसका समर्थन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा इकोसिस्टम सोशल मीडिया को लेकर पूरे देश में चल रहा है। अभी भारत के अंदर तो आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। उधर चीन क्या करता है? चीन की नीति क्या है? चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से एक ट्वीट किया कि आप में से जो लोग सोशल मीडिया में चीन की आर्मी का प्रचार प्रसार करेंगे, चीन की देशभक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, उनको हम गौलान घाटी के पत्थर गिफ्ट में देंगे। राष्ट्रवाद का तरीका है ना, कोई हमें कहे कि कारगिल का पत्थर हम आपको देंगे तो हम उसको अपने घर में सजाएंगे ना। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके लिए वो एक गिफ्ट है, एक प्राइज है। तो चाइना अपने देश में सोशल मीडिया में चाइना की आर्मी कैसे प्रयोग करती है? वो कहते हैं कि हमारे ट्विटर का, हमारे वाइबो का, जो चाइनीज ट्विटर का जो उन्होंने चाइनीज वर्जन बनाया हुआ है उसको वाइबो कहते हैं, उस वाइबो के ऊपर आर्मी का प्रचार प्रसार करो, दुष्प्रचार का उत्तर दो तो हम आपको गौलान घाटी का पत्थर इनाम में देंगे। मतलब चीन में कोई भी व्यक्ति सरकार और आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, और भारत के अंदर जो सरकार और देश के खिलाफ बोले उसका विरोध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। विडंबना क्या है? पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बार कहते हैं ना कि जब इस देश में सज्जनों का तिरस्कार और दुर्जनों को पुरस्कार मिलना शुरू होता है किसी भी देश में, तो वो देश, वो समाज बर्बाद हो जाता है। सज्जनों का सम्मान और दुर्जनों का अपमान होना चाहिए। तो ऐसे ही अपने देश में उल्टा होता है। अपने देश में अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो आपने एक ब्रिगेडियर जनरल का नाम सुना होगा, मेजर जीडी बख्शी। मेजर साहब का नाम सुना ना, टीवी के ऊपर आते हैं मोटी मोटी मूंछों वाले, सुना? अब मेजर जीडी बख्शी जो देशद्रोही लोग हैं उनको सोशल मीडिया में कड़ा उत्तर देते हैं कि नहीं देते? और राष्ट्रभक्त है और कारगिल की वार में हिस्सा लिया, मेडल से सम्मानित हैं, वीरता प्राप्त है, कोई देशद्रोह का, कोई अपराध का उनके ऊपर मुकदमा नहीं है। ठीक है या गलत है? बस वीडियो नहीं चलाना। अब मेजर जीडी बख्शी, मुझे नहीं पता उनका डेजिग्नेशन क्या है, रैंक क्या है, मेजर क्या है? मेजर जनरल जीडी बख्शी। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी एक बार विस्तारा की फ्लाइट में दिल्ली से मुंबई गए। विस्तारा टाटा की फ्लाइट है, टाटा जो कंपनी है देशभक्त, उसी की एक तरीके से उसी की कंपनी है, सहयोगी कंपनी है। अब उन फ्लाइट के क्रू ने, पायलट ने और एयर होस्टेस ने मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के साथ फोटो ली और उस फोटो को उन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल पर डाल दिया। इस देश के अंदर देशद्रोहियों का इकोसिस्टम कितना मजबूत आप देखिए। देशद्रोही लोगों ने विस्तारा के ऑफिस में फोन करके उसके ट्विटर के ऊपर विस्तारा के खिलाफ ट्रेंड चलाकर यह कहकर के मेजर जनरल जीडी बख्शी तो विवादित व्यक्ति हैं, यदि किसी के अंदर कमी हो तो कमी करके टारगेट करते हैं, कमी नहीं हो तो विवादित कह देते हैं। जैसे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक दिल्ली में स्कूल है, उसमें हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जाना था, तो अमित शाह जी के कार्यक्रम का वहां के 200 ऐसे ही हल्की मानसिकता के विद्यार्थियों से पत्र लिखवा दिया कि 200 विद्यार्थियों ने गृह मंत्री जी का विद्यालय में आने का विरोध किया। अब यदि प्रजातंत्र है और इलेक्टेड गृह मंत्री है तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रजातंत्र यही तो कहता है। लेकिन अपने देश में क्या है, इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि 100-200 लुच्चे लफंगे विद्यार्थियों ने कुछ कह दिया और सारे मीडिया हाउस ने उसको
प्रचारित प्रसारित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि गृह मंत्री जी तो विवादित व्यक्ति हैं। ऐसे ही मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के बारे में उन्होंने ये टारगेट कर दिया कि ये विवादित व्यक्ति हैं। तो विस्तारा एयरलाइंस ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब इस घटना में आपको क्या खास बात नजर आती है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया तो ठीक है। अब मेजर जनरल जीडी बख्शी जी की लड़ाई कौन लड़ेगा? अब मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का तो सोशल मीडिया में कोई तंत्र नहीं है और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनका ट्वीट ना तो उन्होंने डालने के लिए कहा, उनका डिलीट हो गया तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी यदि अपने सीने पर देश के लिए गोली खा सकते हैं, कारगिल की ठंड में 17,000-18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर लड़ सकते हैं और मेडल प्राप्त करके देश के विद्रोहियों को, देश के विद्रोहियों को, देश का नुकसान करने वालों को यदि टीवी की डिबेट में तार्किक उत्तर दे सकते हैं तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी तस्वीर डले या नहीं डले। लेकिन अगर मेजर जनरल जीडी बख्शी की तस्वीर आज डिलीट हुई है तो कल को हर देशभक्त की तस्वीर वो डिलीट करवा देंगे। करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? सार्वजनिक तौर पर एक सज्जन व्यक्ति के अपमान का इससे बड़ा मामला नहीं हो सकता अगर महसूस करें तो। हमने उस बात को महसूस किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का अपमान नहीं है, यह हमारा अपमान है, देशभक्तों का अपमान है। तो पतंजलि की सोशल मीडिया की टीम ने विस्तारा के खिलाफ अभियान चलाया और हमने कहा कि तुमने गलत किया है। और उसी दिन शाम तक विस्तारा के सीईओ ने जाकर गुड़गांव में मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के घर जाकर उनसे माफी मांगी और दोबारा उनकी तस्वीर डाली। अब आप बताइए, ये लड़ाई लड़नी जरूरी थी या नहीं थी? या हम मौन रह जाते? तो हमें देशभक्तों की लड़ाई लड़नी है, इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, आज अगर आप हां कर रहे हैं तो फिर आपको इसका प्रयोग करना है। पुराने जमाने में रेडियो टीवी स्टेशन लगाने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे। हर व्यक्ति अपने आप को टेलीकास्ट नहीं कर पाता था। आज इतनी सुविधा हमें दी है कि मेरे सामने 4,000 रुपए का मोबाइल लेकर ये जो भाई खड़ा है, ये 150 रुपए रिचार्ज करके रोज 2 घंटे अपनी फेसबुक के ऊपर लाइव कर सकता है। रोज 5 रुपए खर्च करके आप कई घंटे अपने आप को, अपने ऑडियो वीडियो को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? तो आप देखेंगे बहुत बार पतंजलि के खिलाफ बॉयकॉट पतंजलि का ट्रेंड चलता है। तो जब बॉयकॉट पतंजलि चलता है, ये बॉयकॉट पतंजलि चलाने वाला कौन है? ये देश की जनता नहीं है, ये वो विद्रोही, ये देशद्रोही इकोसिस्टम है जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को और पतंजलि को बदनाम करना चाहता है। तो फिर पतंजलि के जो कार्यकर्ता है और जो देशभक्त लोग हैं वो पतंजलि की सेवा के नाम से ट्रेंड चलाते हैं, तो उनको उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको उत्तर नहीं देंगे तो होगा क्या कि पहले वो ट्विटर पर विरोध करेंगे, फेसबुक पर विरोध करेंगे, फिर प्रिंट मीडिया में करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करेंगे और केवल उनके विचार जनता में जाएंगे। तो आधे लोग जो न्यूट्रल हैं वो ये सोचेंगे कि जब इतना विरोध हो रहा है तो कुछ ना कुछ इन्होंने गलत काम किया होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमें सोशल मीडिया में इसका उत्तर देना है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में, पतंजलि के बारे में बहुत बार झूठ परोसा जाता है। कैसा झूठ परोसा जाता है? थोड़े दिन पहले एक मीडिया हाउस ने खबर छापी कि पतंजलि तो चिकन मसाला लॉन्च कर रही है। क्या पतंजलि चिकन मसाला लॉन्च कर सकती है? लेकिन ये चिकन मसाले का इन्होंने पैकेट भी बनाकर दिखा दिया। ऐसे ही झूठ फैलाया जाता है। जब रामलीला मैदान में हमने आंदोलन किया था तो रामलीला मैदान के आंदोलन में एक विदेशी प्रायोजित आंदोलन था। उस आंदोलन से क्या निकला वो दिल्ली में आप देख रहे हैं। उस आंदोलन से कौन सा परिवर्तन हुआ वो सब आपको नजर आ रहा है। उस समय देश के लोगों को लगता था कि ये जो परिवर्तन होगा ये कोई एक जो एनजीओ से प्रायोजित मैक्सेसे का व्यक्ति है वो परिवर्तन करेगा। उस समय जो मीडिया हाउस था, जो विदेशी प्रायोजित आंदोलन था, उसके 100 आदमी सड़क पर निकलते थे तो ये कहते थे कि पूरा भोपाल, पूरी दिल्ली उतरी सड़कों पर और हमारे 5 लाख व्यक्ति भी, 2.5 लाख व्यक्ति भी, 2 लाख व्यक्ति भी, 1 लाख व्यक्ति भी कहीं रामलीला में मैदान में अंबेडकर स्टेडियम में इकट्ठे होते थे तो वो कहते थे कि रामलीला मैदान में रामलीला। मतलब गलत शब्दों के साथ, हुड़दंग के साथ, रामलीला के साथ हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते थे।
अभी कई बार दुष्प्रचार करते हैं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज तो अपने घुटनों की सर्जरी करवाने के लिए जर्मनी गए। कई बार दुष्प्रचार करते हैं कि पतंजलि का घी तो फेल हो गया, पतंजलि के घी में तो फफूंद मिल गई। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि पतंजलि का घी आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। कई बार दुष्प्रचार करते हैं किसी फर्जी रिपोर्ट को लेकर, उसमें फोटोशॉप से उसके सैंपल को, जो खुला सैंपल था, उसको बंद सैंपल दिखाकर झूठी रिपोर्ट प्रचार प्रसार करके सोशल मीडिया में आरोप लगाते हैं कि पतंजलि का घी तो खराब है, नकली है, मिलावटी है। अब देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज लंदन गए, तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब लंदन गए तो उसके ऊपर जो मीडिया में उस समय जो कांग्रेसी सरकार थी, उस समय के मीडिया ने गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया कि स्वामी जी को लंदन के एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया, बंदी बनाया गया। और एक नाचने वाला, गाने वाला जब एयरपोर्ट के ऊपर जाता है तो ये मीडिया देखिए कैसे शब्दों को के साथ खेलता है। कोई मौलवी भी पकड़ा जाता है तो उस मौलवी के बारे में यह कहा जाता है कि बाबा पकड़ा गया, क्योंकि बाबा शब्द को बदनाम करना है। हमारे बीच में ऋषि चेतना के संवाहक परम आदरणीय श्री एनपी सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसकी आस्था और निष्ठा पाकिस्तान में है, उसको किंग खान कहा जाता है। और जब उस किंग खान को लंदन में रोका जाता है, कपड़े उतरवाए जाते हैं, तो यह नहीं कहा जाता कि ये आतंकवादी हो सकते हैं इसलिए कपड़े उतरवाए गए। यह कहा जाता है कि किंग खान का अपमान तो भारत का अपमान है। यह सब शब्दों के साथ खेलकर सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया जाता है। पूज्य आचार्य जी जो हॉस्पिटल में गए, उस खबर को भी तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो उस समय हॉस्पिटल में इमरजेंसी, क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर शोध नहीं हुआ, आयुर्वेद का अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर एम्स जैसी मशीनों जैसा हॉस्पिटल कोई आयुर्वेद का बने और यह पतंजलि बनाकर रहेगा तो किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार पतंजलि की भर्ती के नाम से दुष्प्रचार किया जाता है कि पतंजलि में भर्ती निकली हुई है, योगग्राम के नाम से दुष्प्रचार किया जाता है, ठगी की जाती है। सोशल मीडिया में कुछ भी डालकर झूठे तरीके से यह कहा जाता है कि इतने पैसे जमा करवा दो, आपको पतंजलि का चिकित्सालय मिल जाएगा, आपको पतंजलि का पानी का प्लांट लगवा देंगे, आपको पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी, इतने पैसे जमा करवा दो, योगग्राम में आपकी सीट पक्की हो जाएगी, इतने पैसे जमा करवा दो, आपको पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा, इतने पैसे जमा करवा दो, आपको आचार्य कुलम में एडमिशन दिलवा देंगे। तो इस प्रकार से इस झूठ का भी बहुत बार पतंजलि के खिलाफ सोशल मीडिया में या पर्चे छपवाकर दुष्प्रचार होता है। कई बार नौकरी के नाम से जालसाज पतंजलि में ठगते हैं। तो मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय, पतंजलि योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस या किसी भी नौकरी में कभी भी पतंजलि में कोई पैसे लिए नहीं जाते। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठा झांसा देता है तो पतंजलि का नहीं है, वो ठग और फ्रॉड है। आप ऐसा मानकर किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ये घी के सैंपल फेल वाली जो अभी रिपोर्ट आई थी वो भी पूरी तरह से फर्जी थी। उस लैब के ऊपर भी हमने मुकदमा दायर किया है, उन सारे पोर्टल और समाचार पत्रों के ऊपर भी केस दर्ज किया है जिन्होंने ये झूठी रिपोर्ट छपवाई थी। अब आपको क्या करना है? आपको इस वैचारिक क्रांति में, इस सोशल मीडिया में पतंजलि जैसी अच्छी संस्थाओं का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए कि निष्क्रिय? अच्छा, सोशल मीडिया में आप में से फेसबुक कौन कौन प्रयोग करते हैं? धन्यवाद। व्हाट्सएप कौन कौन प्रयोग करते हैं? सारे करते हैं। फेसबुक 90% करते हैं। ट्विटर कौन कौन प्रयोग करते हैं? तो एक तो आप सबको ट्विटर को प्रयोग करना सीखना है और रोज
10 मिनट लगाकर पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के ट्विटर का अकाउंट खोलकर वो जो ट्वीट करें उसको रीट्वीट और लाइक करना है, एक उसके ऊपर कोई कमेंट करना है। फेसबुक जो आप प्रयोग करते हैं उस फेसबुक में एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज के अकाउंट को खोलकर रोज उसको पहले लाइक करना है, फिर उसके ऊपर कमेंट करना है, उसके बाद उसको शेयर करना है। तो ये फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना है, एक काम ये कर सकते हैं। इसमें 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। आप बहुत अधिक समय नहीं लगाते तो आप समय मत लगाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर घंटों लगाकर अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग देश के दुश्मन कर रहे हैं, इसलिए हमें भी उसका प्रयोग करना है। करना चाहिए ना? तो आपको इसका प्रयोग करना है। तो मुख्य रूप से 2 जगह, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर प्रयोग करना है। आप में से जो लोग यूट्यूब जानते हैं, यूट्यूब पर, पिंटरेस्ट पर, इंस्टाग्राम पर आपको पतंजलि के खिलाफ कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, किसी ने पतंजलि के प्रोडक्ट के बारे में, पतंजलि के विचार के बारे में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में, और मैं ये कहता हूं केवल पतंजलि नहीं, देश की सेवा करने वाले और किसी महापुरुष के बारे में, इस देश को बदनाम करने, तोड़ने वाले किसी षड्यंत्र के बारे में कुछ भी आपको दिखाई दे तो एक कीबोर्ड क्रांतिकारी के रूप में, एक सोशल योगी के रूप में आपको उसका उत्तर जरूर देना है। यह भारत स्वाभिमान के हर पूर्णकालिक कार्यकर्ता का दायित्व है। सामने सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट लगाए हुए हैं। फेसबुक के ऊपर आप स्वामी रामदेव के नाम से सर्च करेंगे तो आपको पूज्य स्वामी जी महाराज का अकाउंट मिल जाएगा। ट्विटर के ऊपर योग ऋषि रामदेव आप जैसे ही टाइप करेंगे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। यूट्यूब पर आप ये जो सारे प्रोग्राम है, ये सब जो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम से, स्वामी रामदेव जी के नाम से एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज सुबह जब भी लाइव प्रोग्राम होगा आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, आप उसको देख पाएंगे। इंस्टाग्राम पर पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ के नाम से अकाउंट बना हुआ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ साथ परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के अकाउंट भी ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बने हुए हैं। ऐसे ही अपने संगठन का कुछ बातें पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी कहते हैं, कुछ बातें जो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी अपने अकाउंट से नहीं कहते, वैसी जानकारी आपको भारत स्वाभिमान के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के अकाउंट से मिलती है। और कुछ ऐसी चीजें जो संस्थागत भी नहीं कह सकते, वो आपको आपके मुख्य केंद्रीय प्रभारी के अकाउंट से, आपके राज्य प्रभारी के अकाउंट से या आप लोगों के अकाउंट से आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो आप सबको आज से एक कीबोर्ड क्रांतिकारी के रूप में इस देश के अंदर जो विचारों का प्रदूषण है, उस विचारों के प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए हम सब बॉर्डर पर जाकर गोली नहीं चला सकते, लेकिन यदि हमने एक देशद्रोही विचार को रोक दिया और देशभक्ति के, योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के विचार को आगे बढ़ा दिया तो देश की सेवा के लिए हमारा बड़ा काम होगा। यह हमें करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का लाइव प्रोग्राम आता है, योग का प्रोग्राम आता है, उसका लिंक लीजिए और व्हाट्सएप के ऊपर जितने ग्रुप आपके बने हुए हैं उसमें पोस्ट कर दीजिए, उसमें शेयर कर दीजिए। अलग अलग बीमारियां जो ठीक होती हैं उनके छोटे छोटे वीडियो फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है, उसको वो वीडियो भेज दीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके कार्यालय में, आपके व्यापार में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को आप कहिए कि आप सुबह सुबह आस्था टीवी देखिए, संस्कार टीवी देखिए, वैदिक चैनल देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव देखिए। आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो ये मैंने आज आपके सामने थोड़ा सा सोशल मीडिया के विषय में बात रखी। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत गंभीरता के साथ मेरी बात को सुना। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे।